गुड मॉर्निंग मैम। बेटा जो हमने कल चैप्टर किया था सिल्वर वेडिंग प्रारंभ, आज उसका जो है हम अंतिम पड़ाव करेंगे। अभी तक आप लोगों ने दो कैरेक्टर के बारे में, यशोधर बाबू और किशनदा के बारे में इस पाठ में पढ़ा। एक कैरेक्टर था चड्डा जी, जो सहायक के पद पर यशोधर बाबू के कार्यालय में आए थे और यशोधर बाबू की शादी के को जो है 25 वर्ष हो गए थे, तो उनकी सिल्वर वेडिंग जो है बनाने का ऑफिस वालों ने प्लान किया। उनसे जो है पार्टी के लिए कहा, लेकिन यशोधर बाबू जो थे वो पुरानी परंपराओं का अनुसरण करने वाले थे। तो यशोधर बाबू का ये मानना था कि अंग्रेज जो परंपराएं और जो रीति रिवाज हमारे लिए छोड़ कर गए हैं, हमें उनका पालन नहीं करना चाहिए, उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। उनके जो बच्चे थे वो परंपरा से हटकर चलते हुए आधुनिकता का पालन करते थे, आधुनिकता का अनुसरण करते थे और उनकी पत्नी भी जो है वो बच्चों के अनुसार ही आधुनिक होती जा रही थी और ये यशोधर जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यही कारण था कि उनके परिवार में बच्चों के साथ जो है वैचारिक मतभेद थे। बच्चों को उनका साइकिल चलाना, देखो बेटा ये जो चीजें मैं महत्वपूर्ण बता रही हूँ आप लोगों को, इनको जरूर आत्मसात कर ले, क्योंकि इन्हीं के बेस जो है आपके एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उनको यशोधर बाबू जी का साइकिल चलाना पसंद नहीं था। उनका मानना था कि जो ग्रुप डी कर्मचारी होते हैं या जो चपरासी आदि होते हैं वही जो है साइकिल चलाते हैं, लेकिन यशोधर बाबू जी साइकिल अगर बच्चे नहीं चलाने देते थे तो वो पैदल ही वहां से आ जाया। उनके बच्चे जो है वो बहुत बढ़िया कंपनी में थे। बेटी डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका जाना चाहती थी। मन ही मन यशोधर बाबू जी को बड़ी खुशी होती थी कि उनके बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा कामयाब हैं। लेकिन अब जो हम अगला वाक्य में आप लोगों को बता रही हूँ वो उस समय का कि उनका ये जो घटना है, इससे ये पता चलेगा कि आजकल के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही ज्यादा शुष्क होते जा रहे हैं। कि यशोधर बाबू जी को एक बारी कहना था कि मैं अपनी बहन के घर यानी कि बच्चों की बुआ के घर को जाना चाहते थे, तो उसके लिए भी बच्चे उन पर काफी क्रोधित हुए। तो चलिए यहाँ से मैं बताती हूँ आपको। जीजा जनार्दन जोशी की बात याद आ गई। सॉरी, जो यशोधर बाबू हैं उन्हें अपने जीजा के पास जाना था, बच्चों की बुआ के पास। वे सोचने लगे कि जीजा जी का हाल पूछने के लिए अहमदाबाद जाना चाहिए। फिर ख्याल आया कि उनकी पत्नी और बच्चों को यह पसंद नहीं आएगा। उन्हें लगा कि सारा संयुक्त परिवार बिखर गया है। जहाँ कहीं यशोधर पारिवारिक लगाव दिखाते हैं, वहाँ बच्चे पारिवारिकता के प्रति उत्साह दिखाने की बजाय क्रुद्ध हो जाते हैं। जब वो जाने की बात करते हैं बच्चे क्रोधित हो जाते थे कि आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। उस दिन तो हद ही हो गई जब बड़े लड़के ने कहा कि बुआ के पास भेजने के लिए उनके पास पैसे नहीं। बड़े लड़के से उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारी बुआ के पास जाना है, तो उन्होंने कहा मेरे पास वहाँ जाने के लिए आपको देने के लिए पैसा नहीं है। परंतु यशोधर जी का कहना है कि उसकी ये पुरानी सोच उसे विरासत में मिली है। पत्नी का कहना है कि यशोधर ने असमर्थक जिंदगी बुआ के घर व्यतीत की, जहां उसे व्यवहारिक ज्ञान नहीं मिला। वो कहते हैं कि वो बाकी उसने बुआ के घर पर ही रहकर पढ़ाई की थी, सारा काम किया था और वहां से उसको अच्छे व्यवहारिक ज्ञान नहीं मिल पाया कि कैसे जो है समाज में पेश आना चाहिए, एक दूसरे के साथ व्यवहार करना चाहिए। बाद में वे किशनदा के पास रहे, जहाँ पे सारी उम्र कमारे रहे। तो उनको तो पता ही नहीं था कि कैसे किशनदा सारी उम्र कमारे रहे थे। कहते वो उन्हें वैसे व्यवहारिकता नहीं सिखा पाए, बच्चों के प्रति दायित्व नहीं सिखा पाए, पत्नी के प्रति, परिवार के प्रति। पत्नी ने ये भी कहा कि शादी से पहले तुम हफ्ते में 2 बार सिनेमा देखते थे, शिकार पकाते थे और गजलें गाते थे। यानी कि अब जो है आपके अंदर बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया है। यशोधर बाबू यह भी स्वीकार करते हैं कि उम्र के साथ साथ परिवर्तन आना भी जरूरी है। देखो बेटा, जब हम बच्चे थे तो वो हमारी जवानी में नहीं रहा, और जब अब हम बुढ़ापे की ओर अग्रसर हैं तो वो चीज जो हमारी जवानी में थी वो नहीं रहेगी। आज आप लोगों को लगता होगा माता पिता बोलते रहते हैं, हमें भी लगता था जब हम आपकी एज में थे, लेकिन आज जब हम अपने बच्चों को बोलते हैं, पता क्या कहते हैं, हमारे मम्मी पापा सही कहा करते हैं। ठीक है, तो जब आप उस एज ग्रुप में आ जाओगे ना, ऑटोमेटिकली बच्चों के लिए प्रति इच्छा करोगे। अगर मान लो खुदा करे कि कोई बहुत ज्यादा भगवान की दया से कामयाब हो गया, तो आप कहोगे देखो मैंने इतनी मेहनत की, मैंने अपने माता पिता का कहना माना, इतनी मशक्कत की, तो आज मैं कामयाब हूँ। अगर खुदा न खास्ता कोई बच्चा जो है कम कामयाबी के शिखर पर पहुंचा, तो आप कहोगे देखा मैंने कहना नहीं माना, आज मैं इसलिए भुगत रहा हूँ। क्या तुम्हें भी ऐसा ही जीवन जीना है? तो अपने जीवन को तुम सुधारो। ये एक
एज ग्रुप होता है, एक आयु वर्ग होता है जिसमें हमारे विचार ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से परिवर्तित होते रहते हैं। यशोधर बाबू अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुमने बुढ़ापे में बेटी की सलाह मानकर ऊंची हील वाली सैंडल पहननी शुरू की और आधुनिक बनना शुरू कर दिया, पर तुम्हें मैंने नहीं रोका, मैंने नहीं तुम्हें रोका कि तुम करो जो तुम्हारा मन करता है। इसी प्रकार तुमको भी मुझे नहीं रोकना चाहिए, चाहे मैं मंदिर में जाता हूँ, चाहे मैं गीता से प्रवचन सुनता हूँ, मैं पैदल जाता हूँ, मैं देर से घर आता हूँ, तो तुम्हें भी मुझे रोकने का कोई अधिकार नहीं है। अर्थात इन द सेंस कि वो ऐसे तो नहीं चल रहे क्योंकि तुम्हें भी मुझे नहीं रोकना चाहिए जब मैंने तुम्हारे ऊपर अपनी पुराने विचारों को नहीं डाला। यशोधर बाबू जब धार्मिक प्रवचन सुनते तो उनका मन परमात्मा में लीन न होकर परिवार में लीन हो जाता। फिर भी उनका सोचना था कि रिटायर्ड होने के बाद ईश्वर में ध्यान लगाना चाहिए। यशोधर ने वानप्रस्थ के लिए भीड़ से दूर अपने पुश्तैनी घर जाने का निर्णय किया कि मैं भीड़ भाड़ से दूर दिल्ली की उसे अपने पुश्तैनी घर गाँव चला जाऊंगा। हर बात हर लहजे में किशनदा का अनुसरण करते रहे, जैसे वो भी अंत में अपने पुराने घर में चले गए। जब किशनदा दिल्ली में थे तो वे अक्सर उनसे मिलने जाया करते थे। उधर किशनदा भी सुबह शहर से लौटते हुए अपने इस मानस पुत्र के क्वार्टर में आकर उसे जल्दी उठने और स्वस्थ रहने की सलाह दी। जब यशोधर बाबू शुरू में दिल्ली आए थे वे सुबह देर से उठते थे। किशनदा ने भी उन्हें जल्दी उठने की आदत डाली। शादी होने के बाद किशनदा अक्सर देखने आते थे कि वे सुबह जल्दी उठता है कि नहीं। कभी कभी किशनदा उनका कहना मानकर चाय पी लेते थे। यशोधर बाबू के मन पर किशनदा की यह छवि अभी तक विद्यमान है जब वे सुबह की सैर के लिए खास तरह की पोशाक पहनकर सैर के लिए निकलते थे। यहाँ तक आगे बात समझ लो। हर बात में किशनदा का अनुसरण करना, जल्दी उठना। बाद में किशनदा जब उसकी शादी हो गई थी तो उसके घर भी आते थे कि वो जल्दी उठा है या नहीं उठा है, इसीलिए हर बात में वो किशनदा का अनुसरण किया है। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू उनके उत्साही कार्यकर्ता बने रहे। उनके चले जाने के बाद यशोधर बाबू ने किशनदा द्वारा चलाई गई परंपराओं का पालन करने का प्रयास किया। जब वो पास में थे तब भी उनके अनुसार काम करते थे और जब वो चले गए थे तो उन्हें लगता था कि उन्हें भी किशनदा की भांति अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, लेकिन इससे उनके बाल बच्चे नाराज हुए। यहाँ तक कि समाज में इन परंपराओं के लिए कोई उत्साह नहीं रह गया था। यशोधर चाहते हैं कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए। उनकी इच्छा थी कि बच्चे उनकी आज्ञा माने और उनकी सलाह भी माने। वे चाहते थे कि वे किसी भी बात पर उनकी राय जरूर लें, पर बच्चों का कहना था कि जिस बात के बारे में पिता जानते नहीं उस बारे में उनसे क्या पूछा जाए। वो चाहते थे कि मेरे बच्चे मेरे से राय ले, मेरे से पूछे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, पर बच्चे ये कहते थे कि आधुनिक जो चीज़ों में फेरबदल हो रहा है उनके बारे में उनके पिताजी बता नहीं सकते, तो उनसे इस संबंध में राय लेने का भी कोई औचित्य नहीं। लेकिन लेखक पुनः कहता है कि प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी चले गए। वे चाहते थे कि बच्चे हर रोज का काम संभाल सके, खुद जाकर सब्जी दवाई आदि ले आए। एक बार तो उन्होंने अपने बेटों से कह भी दिया और झगड़ा शुरू हो गया। तब आकर यशोधर ने सारा काम खुद करना उचित समझा। एक बार तो बड़े लड़के ने यहाँ तक कह दिया कि एक नौकर रख लो, उसकी तनख्वाह मैं दूंगी। बड़े लड़के ने झूठे मन से भी ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोला। इस बात पर भी उसने कहा कि सब काम मैं अपने पैसों से कर रहा हूँ, कि भाई अपने पिता के साथ मिलकर कहते जो भी काम कर रहा हूँ मैं अपने पैसों से कर रहा हूँ, तो ज्वाइंट अकाउंट खोलने का कोई औचित्य नहीं। यहाँ तक कि उसने अपने पिता का क्वार्टर भी अपना समझ लिया है। कारपेट बिछवाना, पर्दे लगवाना, कभी टीवी, कभी फ्रिज, कभी डबल बेड, ये कभी नहीं कहा कि सब पिताजी मैं आपके लिए लाया हूँ, यह सब सामान मेरा है, इसे कोई न छूए। वो लाता था उनके क्वार्टर में सारा सामान, लेकिन कहता था ये सारा सामान मेरा है। अगर मैं घर में नौकर रख लेंगे तो वह भी उसका हो जाएगा। यशोधर की पत्नी भी उसकी बातें सुनकर अनसुना कर देती है, यानी कि बच्चा अगर कभी कुछ कहता था तो वो उसको अनसुना कर देती थी। मतलब उसके बच्चे जब कहते थे तो वो ये नहीं कहते थे कि तुम हमें किस प्रकार जवाब दे रहे हो, कि अपने पिताजी से किस प्रकार आप बातचीत कर रहे हो। यशोधर बाबू सब्जी का थैली लेकर जब अपने क्वार्टर पहुंचे तो उन्होंने अपने क्वार्टर पर बदरंग तख्ती पर लिखा वाईडी पंथ पढ़ा, जो उनके पिता जो नाम था यशोधर का नाम वाईडी पंथ पढ़ा। एक बार तो उसे लगा कि गलत क्वार्टर पर आ गया है, क्योंकि क्वार्टर के बाहर कार, कुछ मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि खड़े थे। वहाँ कोई जश्न मनाया जा रहा था। वे जल्द ही अपने बेटे भूषण को पहचान गए, जो किसी साहब से हाथ मिला रहा था और पिता को बधाई देने के लिए कह रहा था। यशोधर बाबू ने ठिठक कर अपने मन से कहा कि आज यहाँ बयां हो रहा है। जब उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी को देखा तो वे कुछ मेमों के
को विदा कर रही थी। मेम का मतलब जो उनके साथ आई थी, मेम साहब, लाइक जो उनकी फ्रेंड्स वगैरह थी उनको। लड़की जीन्स और बगैर वहाँ का टॉप पहने हुए थी। यशोधर बाबू से अनेक बार मना भी कर चुका था, पर उनकी पत्नी अपनी बेटी की तरफदारी करती थी। यानी यशोधर बाबू कहते थे कि इस तरीके के जो इलायची वस्त्र है वो ना पहने, लेकिन उनकी पत्नी भी अनसुना कर देती थी कि जो बच्चों का मन करता है उन्हें पहनने दीजिए। यही नहीं, पत्नी ने भी कृत्रिम श्रृंगार किया हुआ था। तो नेचुरल ब्यूटी होती है जिसका जो चीज़ें रहती है लिपा पोती जब हम कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है वो बनावटी श्रृंगार है, कृत्रिम श्रृंगार है। आधुनिक लोगों से डर कर वे थोड़ी देर अंधकार में छिप गए। कार वाले लोगों के जाने के बाद उन्होंने घर में घुसने का यत्न किया। बड़े लड़के ने यशोधर को झिड़कते हुए कहा कि आज भी आप समय पर नहीं पहुंचे। उन्हें देख तो सारा लिया था, लेकिन वो साइड में चले गए, छुप गए कि जब ये सब लोग चले जाएंगे तभी मैं अंदर प्रवेश करूंगा। अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देखते रहे। तब यशोधर बाबू ने शर्मीली हंसी हंसते हुए कहा कि हम कब से सिल्वर वेडिंग बनाने लगे। वही बात कि हमारे देश के लोग कब से सिल्वर वेडिंग बनाने लगे। इस पर उनके दूर के भांजे ने कहा कि जब से तुम्हारा बड़ा लड़का 1.5 लाख रुपये महीना पाता, समझ गए कि जब से तुम्हारा बच्चा इतनी सैलरी कमाना है तो कमाने लगा है, इतना पैसा कमाने लगा है, तो तब से हम लोग जो है सिल्वर वेडिंग मनाने लगे। यशोधर बाबू को अपने बेटों से कितनी ही शिकायतें क्यों ना, लेकिन उनको यह जानकर अच्छा लगता है कि लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे। क्यों? क्योंकि उनका बच्चा काम हुआ। उन्हें पता है कि उनके बेटे की नौकरी प्राइवेट है, लेकिन 1,500 प्लस कन्वेंस एंड अदर पर्क्स पा जाना कोई मामूली बात नहीं है। यानी कि सैलरी तो मिलती है, लेकिन और सारे खर्चे जो है उसके कंपनी की तरफ से ही वहन किए जाते हैं। जब बेटे घर में नई नई चीजें लाने लगे तो इनका विरोध किया। उदाहरण के रूप में जैसे गैस का चूल्हा घर में आया या फ्रिज आया तो वे ऊपर से तो विरोध करते, लेकिन अंदर से वो संतुष्ट थे कि देखो मेरे बच्चे इतने ज्यादा कामयाब हो रहे हैं। अंशु सीधा देख ले बेटा। सिल्वर वेडिंग की पार्टी से भी यशोधर मन ही मन बड़े खुश थे, क्योंकि उसके जन्मदिन पर न कभी लड्डू बने थे और शादी भी कर्जा लेकर हुई थी, और आज सिल्वर वेडिंग बड़ी धूमधाम से मनाई गई। समझ गए कि जब मेरी शादी हुई थी, इसकी यशोधर बाबू की, ये लड्डू भी नहीं बने थे, कर्जा लेकर शादी की गई थी, और आज देखो मेरी सिल्वर वेडिंग इतनी धूमधाम से मनाई जा रही है। इस समारोह में केक, 4 तरह की मिठाई, 4 तरह की नमकीन, कोल्ड ड्रिंक आदि था। यशोधर बाबू के साले गिरीश ने उसे बताया कि आज सुबह जब याद आया तो भूषण से कहकर सारा प्रबंध करवा दिया, पर भूषण ने अपने बॉस को बुलाने के लिए कैसा किया। गिरीश यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई है। ये भी अंडरलाइन करते हैं आप लोग, इम्पोर्टेंट है कि गिरीश पता ही नहीं साहब को है कहाँ पे। निकल जाओ बेशक, जो रिकॉर्डेड हो रहा है इसको चलने दो। अगर आपको नहीं पढ़ना तो मैं नाम लूंगी तो पेरेंट्स भी तो सुने ना कि इस वीडियो को। If you don't want to study, then you can leave the class or you can leave the school. और एक बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर, लेकिन यह साला यशोधर को बड़ा ही बुरा लगता। उसे लगता है कि इसी के लड़के भूषण को इसने बिगाड़ दिया, लेकिन पत्नी अपने भाई का पक्ष लेती है। आपके लिए आज कौन चला जाएगा। भूषण ने अपने पिता को अपने साथियों से परिचित करवाया। कुछ ने स्वयं यशोधर का अभिवादन किया, कुछ ने अंग्रेजी में अपना परिचय दिया। बच्चों ने आग्रह किया कि यशोधर बाबू अपनी पत्नी के साथ केक काटे। पत्नी पहले तो थोड़ा शर्माई, पर बेटी के कहने पर केक के पीछे खड़ी हो गई और वहां से अपने पति को बुलाया। आखिर यशोधर बाबू को केक काटना पड़ा। गिरीश ने उनकी यह अनमनी छवि कैमरे में कैद कर ली। अब मेहमानों ने पति पत्नी को केक खाने के लिए कहा, पर यशोधर बाबू ने ना कहने पर मना कर दिया कि भाई ऐसा नहीं, तो खिलाते ना आजकल एक दूसरे को केक, पर यशोधर बाबू ने इस चीज के लिए मना कर दिया क्योंकि उन्होंने केक काटने की सेरेमनी बड़ी मुश्किल से निभाई। पत्नी ने केक तो खा लिया, पर यशोधर बाबू को लड्डू खाने को कहा गया, पर अब यशोधर बाबू ने पूजा करने का बहाना बताया और पूजा करनी चाहिए। इस पर बड़ा लड़का भूषण अत्यंत क्रोधित हो गया और कहा कि हम कब तक आपकी संध्या वंदना की प्रतीक्षा करते रहेंगे। इस पर यशोधर बाबू ने सबको खाना खाने के लिए कहा और खुद पूजा करने चले गए कि आप लोग खाना खाइए, मैं पूजा करके आता हूँ। समाधि में उन्हें लीला बिंदु तो दिखाई नहीं दिया, पर किशनदा दिखाई दिया। समझ गए, जब हम ध्यान पे बैठते हैं ना तो हमें एक चक्र होता है लीला, जो परमात्मा के दर्शन, ऐसा कहा जाता है कि परमात्मा से सीधा हम जा मिलते हैं, लेकिन कहते हैं उनको किशनदा दिखाई देती है जब उन्होंने ध्यान लगाया। समाधि में यशोधर बाबू किशनदा से पूछने लगे, हुआ तो आप कैसे मर गए। उत्तर में किशनदा ने कहा कि अंत में सभी लोगों को मरना होता है, नियम भी अपने होते हैं और कुछ नहीं। यशोधर किशनदा से बहस करने लगे। इसी बहस से वह ज्ञान पाना चाहते थे। यशोधर बाबू ने
अपने पीढ़ी बच्चों के बारे में सवाल पूछा, पर किशनदा अपनी ही बात कह रहे थे। किशनदा ने कहा कि रिश्ते नाते सब व्यर्थ हैं, भूषण भी एक दिन सब समझ जाएगा और बेसहारा हो जाएगा। आप समझ गए कि सारे रिश्ते नाते जो है केवल और केवल जब तक है जब हमें एक दूसरे की जरूरत है, उसके बाद हर व्यक्ति नितांत अकेला है। क्योंकि यशोधर भी किसी की संतान थी, चलिए उसके माता पिता नहीं रहे थे। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि यशोधर के जब बुजुर्ग हो चला, उसके बच्चे बड़े हो गए तो वो अकेला हो गया। और अब यशोधर कहता है कि कोई बात नहीं, जब मेरी उम्र के पड़ाव पर आएगा तो भूषण भी अकेला हो जाएगा। वो कहते हैं ना, एक पीढ़ी उठती है एक बैठती है। अतः यशोधर बाबू गमछे में ही वहां आ गए जब उनको काफी रिश्तेदार चले गए, आवाज लगाई गई। यह बात थी उन्होंने किशनदा से सीखी थी। बच्चों ने इसका विरोध किया। तब यशोधर बाबू ने कहा, अब जीन्स तो नहीं पहन सकता कि जो चीज मैंने पहनी थी गमछा लेकर। अब यशोधर बाबू ने मेज पर पड़े पैकेटों के बारे में पूछा। भूषण ने कहा, ये सब आपके लिए उपहार हैं, उन्हें खोलकर देखिए। लेकिन यशोधर बाबू ने कहा कि मेरी आयु ये सब खोलकर देखने की नहीं है। जैसे बच्चों को शौक होता है ना कि फटाफट देखने की क्या गिफ्ट आया क्या नहीं, कहते मेरी आयु जो है ये नहीं रही कि मैं जो त्योहार में मुझे गिफ्ट मिले हैं मैं उनको जो मेरी वेडिंग के उसमें उनको खोल कर देखूं। तुम ही इनको खोल कर देखो। भूषण ने एक बड़ा पैकेट खोला जिसमें से फुली ड्रेसिंग गाउन निकला। उसने वह गाउन पिता को दिया और कहा कि अब आप फटा हुआ पुलोवर छोड़ कर ये गाउन पहनकर दूध ले जाए। यानी कि यहाँ ये नहीं कहा मैं ले जाऊंगा, कहते आप दूध लेने जाए पर वो पुलोवर नहीं, अपना गाउन जो ये नया गाउन है इसको पहनकर जाए। इधर बेटी ने भी एक पैकेट में से कुर्ता पजामा निकाल कर पिता को पहनने के लिए दिया और यशोधर बाबू ने सब कुछ पहन लिया, पर यह सब पहनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। लेखक सोचता है कि यशोधर बाबू यह सोच रहा था कि बेटी ने ये नहीं कहा कि वह दूध ले आएगा, लेकिन यह सोच रहा था कि उसका व्यक्तित्व किशनदा के अनुसार हो गया था। यानी कुल मिलाकर जिस हिसाब का जीवन किशनदा ने बिताया था, ठीक उसी प्रकार उसका जीवन भी वैसा ही होता जा रहा था। चार अर्थात बच्चे ने उन्हीं को काम करने के लिए बोल दिया, खुद ये ना कहकर कि वो ये काम स्वयं करें। ठीक है जी, धन्यवाद।